नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, आदाब। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ईश्वर से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। मेरे प्यारे साथियों, क्लास ये हर रोज 7:15 बजे होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बिजली की वजह से और बारिश की वजह से ये क्लास मॉर्निंग के अंदर नहीं हो पाई है, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। चलिए, कल आप लोगों की 7:15 बजे ये आप लोगों की क्लास लाइव हो जाएगी। ठीक है? साथियों, आज है 29 मई 2023 और करंट अफेयर्स की क्लास, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं नई संसद भवन की, आईफा अवार्ड्स की। तो इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। जितने भी 10 क्वेश्चन पर हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके अंदर 100% आज की क्लास में से आप लोगों की क्लास के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये आप लोगों के क्या है, एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। क्या है आज का मोटिवेशनल कोर्स? कि जब भी रुकने का मन करे तो ये याद करना कि शुरू क्यों किया था। जब भी आप लोग जब मंजिल के बीच सफर में पहुंच जाते हो, तब आपको रुकने का मन करे तो पूछना कि मैंने शुरू क्यों किया था। शुरू किया है तो अंत तक लेके जाना है, मंजिल को पाना है। कुछ मेरे साथी ऐसे होते हैं जो मंजिल के बीच रास्ते में ही वापस आने की कोशिश करते हैं। वो मंजिल के बीच तक पहुंच जाते हैं। ये अगर उसकी मंजिल है, तो ये यहाँ तक आकर के फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आकर के आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप ऊपर भी जाओगे तो आप मंजिल को पा लोगे, लेकिन यहाँ से अगर आप वापस से जाओगे, फिर वापस से किसी और कार्य के लिए अपनी कोशिश करोगे और ऊपर तक जाने की कोशिश करोगे, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बीच रास्ते में सफर को नहीं छोड़ना है और अपने जो कार्य है, अपने जो लक्ष्य आप लोगों ने बना रखा है सरकारी नौकरी का, अपनी मंजिल को पाने का, उस लक्ष्य को आप लोगों को क्या करना है, हासिल करना है। साथियों, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बहुत जानदार और शानदार तरीके से। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने काफी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के बाद आप लोग काफी कुछ चीजें इसके साथ में सीखने वाले हैं। दुनिया भर में किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? दुनिया भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में किस दिवस को मनाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। चल चलिए चर्चा करते हैं इस दिवस के बारे में। सबसे पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। ये किन की याद में मनाता है, क्यों मनाया जाता है? एक व्यक्ति का नाम आता है एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहां के थे? न्यूजीलैंड के। ये न्यूजीलैंड के पर्वतारोही थे। और एक थे तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग नार्गे, इसको नाम के पीछे लगता है शेरपा। जो भी नेपाल के अंदर पर्वतारोही हैं, उनके नाम के पीछे क्या लगता है? शेरपा लगता है। ये कहां के रहने वाले थे? नेपाल के। इनके द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। इसको माउंट एवरेस्ट को कब किया गया था? 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये पहले व्यक्ति थे दोनों जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान में ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। और इस चढ़ाई को, इस मंजिल को पाने के लिए इन दोनों के द्वारा 29 मई 1953 के द्वारा इनके द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। इसी दिवस को यादगार बनाने के लिए हर वर्ष हम लोग मनाते हैं 29 मई को अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों? एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पर्वतारोही इन अपने पर्वतों को के ऊपर क्या करें, अपनी फतह हासिल करे, अपनी मंजिल को प्राप्त करे। मेरे प्यारे साथियों, अब तक 28 बार एक व्यक्ति का नाम, एक महिला का नाम आता है, जिसका नाम आता है क्या? कामा रीता शेरिप। क्या नाम आता है? एक महिला का नाम है। कुछ दिन अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। कामा रीता शेरपा। क्या नाम आता है? कामा रीता शेरपा।
कामारिता शेरपा, ये कहाँ की रहने वाली है? ये नेपाल की रहने वाली है। इनके पास में वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना रखा है। इन्होंने के द्वारा कामारिता शेरपा के द्वारा अब तक ये 28 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। 28 बार एवरेस्ट को फतेह। सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला का नाम कौन है? कामारिता शेरपा, ये नेपाल की रहने वाली है। 28 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक व्यक्ति का और नाम लिया था। उस व्यक्ति का नाम था पासांग दावा शेरपा। ये व्यक्ति का नाम है पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा। ये पासांग दावा शेरपा कहाँ के थे? ये भी नेपाल के। और इनके द्वारा 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। कितनी बार? 27 बार इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने हैं। इन सब में बात करूं, ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं, उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कौन सी है? ये है कि कामारिता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला है। 28 बार इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और पासांग दावा शेरपा ये दूसरे व्यक्ति हैं जो इन्होंने 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग, ये करंट के जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। चलिए, और इसके अलावा आप लोगों को बताना कि भारतीय पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। चलिए, भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली कौन सी थी? उसका नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली महिला जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। अगर बात करूं भारत की पहली दिव्यांग दिव्यांग महिला जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्या किया गया था? माउंट एवरेस्ट फतेह। भारत की पहली दिव्यांग महिला जिनके पैर क्या थे? सड़क और रेल दुर्घटना के अंदर कट गए थे, उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। सिन्हा, ये पॉइंट आप लोग भी ध्यान रखना। ये भारत की दोनों महिलाओं के बारे में भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखना। ये दोनों पॉइंट के बारे में भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगर बात करें दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एडीज पर्वतमाला है। एडीज पर्वतमाला, एडीज पर्वतमाला है। और एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम आता है? एकांकागुआ। एडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एडीज पर्वत की। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी एडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज पर्वतमाला है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, 8,900 किलोमीटर है। कितनी है? 8,900 किलोमीटर। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। और ये एकांकागुआ किस देश के अंदर है, ये आप लोग मेरे को बताओ। अगर एकांकागुआ की अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो 6960 इसकी हाइट है। और ये किस देश के अंदर है? तो ये है अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना के अंदर स्थित है एकांकागुआ। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ और उसकी हाइट है 6960। ये अर्जेंटीना के अंदर है सबसे ऊंची चोटी। और अगर बात करें एडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस देश के अंदर है, तो चिली के अंदर है। किसके अंदर है? चिली के अंदर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसकी ऊंची चोटी का नाम है, ये है अलास्का श्रेणी की, अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम माउंट मैकिनले, माउंट मैकिन, माउंट मैकिनले है। इसको
डेनिस भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? डोनाली कहते हैं। क्या नाम है इसका? इसका दूसरा नाम डोनाली है। माउंट मैकिनले, मैकिनले या फिर इसको डेनाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेनाली भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखें, डेनाली कहते हैं। डेनाली बराक ओबामा के द्वारा इसका नाम दिया गया था। किसको? माउंट डेनाली। ये माउंट मैकाले इसका पुराना नाम है, माउंट डेनाली इसका नया नाम है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। किस श्रेणी का है? अलास्का श्रेणी की। अगर मैं बात करूं रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है माउंट माउंट एल्बर्ट। एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है कौन सी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। लेकिन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और लेकिन माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। वो क्या है? इसकी इस रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन माउंट उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का श्रेणी की माउंट मैकिनले, जो माउंट डेनाली के नाम से जानी जाती है, ये अमेरिका के अंदर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। अब इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किलिमंजारो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों? किलिमंजारो। और ये किस देश के अंदर? तंजानिया के अंदर। किस देश के अंदर है? पहली बात तो तंजानिया के अंदर है। माउंट किलिमंजारो, ये क्या है? माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया के अंदर है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर के अंदर पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला, जिसका नाम था, क्या नाम था? अंजलि शर्मा, इनके द्वारा लुआंचरी, क्या नाम आता है? लुआंचरी, जो पारंपरिक पारंपरिक पोशाक है, कहा कि हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की जो पारंपरिक पोशाक है लुआंचरी, ये पहन करके कहां पर गई थी? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा, क्या नाम आता है? अंजलि शर्मा। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस अंजलि शर्मा का जो नाम है आप लोगों को ध्यान रखना। अंजलि शर्मा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, लुआंचरी जो पारंपरिक पोशाक है हिमाचल प्रदेश की, इस माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली पहली महिला बनी, भारतीय महिला बनी। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। चलिए अगला पॉइंट है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टुबकल है। क्या नाम आता है? माउंट टुबकल है। माउंट टुबकल, माउंट टुबकल है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ये 3 देशों के अंदर एटलस पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। 3 देश के अंदर, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों के अंदर इसका विस्तृत है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसियुस्को है। कोसिस्को, कोसिस्को है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसिस्को है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट रेंज जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कोसिस्को है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या है? यूराल पर्वत, जो एशिया और अफ्रीका को दोनों को अलग करने का जो कार्य करता है, ये प्राकृतिक यूराल पर्वत, किस इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इस सबसे ऊंची चोटी का नाम निरोध नया, क्या नाम रहता है? निरोध नया। सबसे ऊंची चोटी का नाम है निरोध नया। निरोध नया इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अराकामा योम अराकान अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विक्टोरिया। क्या नाम आता है? माउंट
माउंट विक्टोरिया ये अराकान योमा पर्वत है कहां पर? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार की यानी कि बर्मा की सीमा पर स्थित है अराकान योमा पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विक्टोरिया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। काकेशस पर्वत कहां पर है? पहली बात तो काकेशस पर्वत है रसिया के अंदर और इसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस, माउंट एलब्रुस है, माउंट एलब्रुस है। ये पॉइंट भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में ये सारे पॉइंट्स है जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां आप लोगों को ध्यान में रखनी है। करंट अफेयर के साथ-साथ में इस पॉइंट को ध्यान में रखना। किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में सम्मिलित करने की सिफारिश की है? भारत के अंदर नाटो प्लस के अंदर सम्मिलित करने की सिफारिश की है किस देश के द्वारा? मेरे प्यारे साथियों नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1944 तक चला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो चार देश कौन कौन से? एक तो था आपका रूस, अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस और इटली। एक तरफ तो ये चार देश थे। कौन से? एक तरफ ये चार देश थे, एक तरफ थे आपकी जर्मनी, जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान तो इसके अंदर हार गए थे, ये पॉइंट आपको ध्यान है। लेकिन रूस, अमेरिका, फ्रांस और इटली इनके मध्य होड़ मच गई कि अपने में से सबसे शक्तिशाली कौन है? तो अपने में से सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका ने कहा रूस वालों, क्या आप हम आपसे मैं शक्तिशाली हूँ? रूस वालों क्या ना जी, बिल्कुल भी नहीं। फ्रांस वालों ने कहा आप तो मान लो, इटली वालों को भी बोला आप भी मान लो। फ्रांस और यूके था, इंग्लैंड था, इंग्लैंड था। फ्रांस वालों को और इंग्लैंड वालों को बोला कि आप तो मान लो। उन्होंने कहा मान लेंगे जी, लेकिन आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, खर्ची वगैरह के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो कुछ अमेरिका ने बहुत सारी इसके साथ में सहयोगिता की थी। लेकिन रसिया क्या है? नहीं माना। रसिया के अंदर चलता है क्या मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर साम्यवादी शासन चलता है, समाज साम्यवादी और यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर पूंजीवादी है, यहाँ पर साम्यवादी है। इन दोनों के मध्य क्या हो गई? ये एक दूसरे के तरफ हो गए। फिर हो गया शीत युद्ध स्टार्ट। क्या हो चुका? इन दोनों के बीच में शीत युद्ध। ये दोनों आपस में तो नहीं लड़े, लेकिन दूसरे देशों को लड़ाने का काम इनके द्वारा शुरू हो गया। ठीक है, अब बात को समझना मेरी पॉइंट को। नाटो की बात करते हैं। फिर अमेरिका ने कहा नाटो की स्थापना। अमेरिका ने एक संगठन बनाना शुरुआत की कि बहुत सारे लोगों को छोटे-छोटे जितने भी देश है उसको मैं अपने साथ में ले जाता हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊँगा। ठीक है? तो नाटो की स्थापना होती है कब? 1949 के अंदर। कब होती है? 1949 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है, वह है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नाटो की स्थापना 1949 के अंदर, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसके अंदर जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश ये कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? वर्तमान में इसके अंदर 31 सदस्य हैं। आपसे पूछा जाए 31वां सदस्य कौन-सा था? 31वां सदस्य, 31 सदस्य हैं। 31वां सदस्य वो कौन-सा बना? 31वां सदस्य बना आपका फिनलैंड। कौन-सा देश बना? फिनलैंड बना। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखिएगा। कौन-सा देश बना? फिनलैंड। अब नाटो के अंदर शामिल होना कौन चाह रहा था? यूक्रेन। यूक्रेन का मैम नाटो के अंदर शामिल हुआ। रसिया ने कहा कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1992 की बात है। कब? इधर सोवियत संघ टूट करके 15 देशों के अंदर अलग-अलग भागों के अंदर बँट गया था। इधर नाटो अपना स्वरूप ले रहा था बड़ा। तो जितने भी सोवियत संघ से रूस से जो टूटे, वो क्या कर रहा है? नाटो के अंदर शामिल करना है उसने शुरुआत कर दी। अब तक इसके अंदर 31 देश शामिल हैं और इसने यूक्रेन ने कहा कि हम शामिल होंगे, तो रसिया ने कहा नहीं जी, आपको हम शामिल नहीं होने देंगे। ये पॉइंट भी ध्यान है क्योंकि ये यूएसएसआर का हिस्सा और टूटा हुआ हिस्सा था कौन-सा? यूक्रेन। इसलिए और रूस के अंदर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप भी ध्यान दीजिए। अगर आपसे पड़ोस के अंदर आपका ये घर है, आपके पड़ोस के अंदर आकर के कोई दुश्मन बैठना चाहेगा, आपका पड़ोसी बनना चाहेगा, तो आप उसको अलाउ करोगे क्या? नहीं करोगे कि भाई मेरा दुश्मन तू अपने से दूर ही रहे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो क्या है? यूक्रेन को क्या है? नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा और इसके मध्य अभी युद्ध 548 दिन लगभग 2 साल से लगातार यहाँ पर युद्ध होता रहा है। ठीक है? अब इसके अंदर क्या हुआ? रूस और अमेरिका के मध्य ये लड़ाई है मैन तो किसके मध्य? रूस और अमेरिका के मध्य लड़ाई है। अब दूसरी तरफ आ गई रूस का प्रतिद्वंदी कौन है? रसिया। अब रूस का एक और प्रतिद्वंदी जो अमेरिका का एक और प्रतिद्वंदी कौन बन चुका है? चीन भी बन चुका है। अब चाइना को काउंटर किया जा रहा है। किसको काउंटर किया जा रहा है? चाइना को काउंटर करने के लिए एक नाटो प्लस का बनाया गया। एक नाटो
प्लस, एक नाटो प्लस का क्या है देशों का समूह बनाया गया। इसके अंदर वर्तमान में कितने देश हैं? 5 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों 5 देश शामिल हैं। उन पाँचों देशों के जो नाम है वो क्या ध्यान रखना आपको। आपसे पूछा जाए नाटो प्लस के अंदर एक तो जापान है, एक इसके अंदर दक्षिण कोरिया है। इसके अंदर कौन-कौन है? एक तो आपका हो गया जापान, एक है इसके अंदर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया साउथ कोरिया, एक है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, एक है इसके अंदर न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अंदर एक देश आ जाता है इज़राइल। कौन-सा देश आता है? इज़राइल। इसके अंदर ये 5 देश शामिल है और अब अमेरिका चाहता है कि इसके अंदर भारत भी क्या हो शामिल हो। कौन-सा देश? भारत भी इसके अंदर शामिल हो ताकि चाइना को भी क्या किया जा सके काउंटर किया जा सके। किसको? चाइना को भी क्या किया जा सके काउंटर किया जा सके। ये किसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। अमेरिका अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है ताकि क्या है विश्व के अंदर होड़ मचेगी तो लोग उससे क्या खरीदेंगे? हथियार खरीदेंगे। उसका जो अपना प्रभुत्व है वो बना रहेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। बाकी गृह युद्ध है मेन चीज़ तो आप लोग ध्यान नाटो प्लस के अंदर कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। इनके बारे में भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। कृष्णा हेरिटेज टावर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? कृष्णा हेरिटेज की स्थापना ये आपके हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। हैदराबाद के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। 400 स्क्वायर फीट 400 फीट इसकी ऊँचाई होगी और इसके अंदर 200 करोड़ का जो खर्चा आएगा लेकिन इसके अंदर 25 करोड़ रुपए यहाँ की राज्य सरकार देगी। बाकी यहाँ पर डोनेशन से जो पैसा आएगा उससे ये राधा कृष्ण का मंदिर बनेगा और वेंकटेश्वर भगवान का भी यहाँ पर मूर्ति लगेगी। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड है 2023 का ये स्पोर्ट्स मैन का जो अवार्ड है ये किसे मिला? ये मिला लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिलता है। किसको मिलता है मेरे प्यारे साथियों? लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिलता है और अगर बात करूँ स्पोर्ट्स वुमन का जो अवार्ड है, ये किसे मिलता है? तो स्पोर्ट्स वुमन का जो अवार्ड है मेरे प्यारे साथियों, ये मिलता है फ्रेजर प्राइज़। फ्रेजर प्राइज़ का जो नाम है पूरा सेल एल क्या नाम आता है? सेली एन फ्रेजर फ्रेजन प्राइज़। ये जमैका की धावक है। जमैका की धावक। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। कहाँ के? साउथ अमेरिका के अंदर देश है अर्जेंटीना, वहाँ के हैं लियोनेल मेसी और स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड सैली एन फ्रेजन प्राइज़ को मिला, जमैका की धावक है और पहली महिला वायुसेना अधिकारी जिनको वीरता पुरस्कार मिला, तो पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? जिनको वीरता पुरस्कार मिला है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है दीपिका शर्मा। दीपिका दीपिका शर्मा। और ये कहाँ की रहने वाली? ये राजस्थान की रहने वाली हैं। ये भी पॉइंट आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन करवाए जाएँगे, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, समझना कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या बातें हो रही हैं। नया संसद भवन न्यू पार्लियामेंट की बात हो रही है, नया संसद भवन। अब इसकी सबसे पहली तो इसकी जो नींव है, वो कब रखी गई थी? इसकी नींव 10 दिसंबर 2020 के अंदर रखी गई थी। कब? 2020 के अंदर इसकी जो नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कब? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ठीक है? अब जो वर्तमान के अंदर जो ये बनकर के तैयार हुआ, बनकर के तैयार अगर मैं बात करूँ अब इसके उद्घाटन की अगर मैं उद्घाटन की बात करूँ कब हो रहा है? ये 28 मई 2023 के अंदर इसका उद्घाटन हो रहा है। लगभग इनको 3 वर्ष लगे बनने में। कितने लगे? 3 वर्ष इनको लगभग बनने में लगे। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है 28 मई 2023। ये आप लोग डेट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस डेट को आप लोग ध्यान रखना। 28 मई 2023 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ नए संसद भवन की जो आकार है ये कैसा है? आकार की बात करूँ तो ये त्रिभुजाकार है। ये इसका आकार है जो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना त्रिभुजाकार है। आपको इमेज के अंदर मैं पहले दिखा देता हूँ इसका जो आकार कैसा है। ये त्रिभुजाकार आकृति का है। आप लोग इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना त्रिभुजाकार आकृति का है और पुराना वाला कैसा था आप सभी साथी जानते हैं गोलाकार था। पुराना वाला कैसा था? गोलाकार था। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया कैसा आकार का है, तो त्रिभुजाकार है। अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमको इसके बारे में? अगर मैं बात करूँ इसके जो वास्तुकार इनके वास्तुकार कौन हैं? तो विमल पटेल। विमल पटेल इनके वास्तुकार हैं। क्या नाम आता है? विमल पटेल इनके वास्तुकार हैं। विमल पटेल इनके वास्तुकार हैं और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। टाटा कंपनी के द्वारा। इसका डिजाइन किसने बनाया? अगर मैं बात करूँ इसके डिजाइन की, तो इसकी जो डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया मेरे प्यारे साथियों, इसका जो डिजाइन है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो डिजाइन इसका एचसीपी डिजाइन एचसीपी डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इसके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था और किस कौन बना रहा है? टाटा कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है और वास्तुकार है विमल पटेल। इनका नाम आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार इनका आकार है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। चलिए, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर लोकसभा की, लोकसभा लोकसभा इसका जो प्रतीक चिन्ह है प्रतीक चिन्ह है, वो कौन-सा है? इसका प्रतीक चिन्ह है आपका मोर। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मोर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। लोकसभा की यहाँ पर सीटों की जो संख्या बनाई गई है, कितने लोग, कितने एमपी यहाँ पर बैठ सकते हैं? 888 एमपी इसके अंदर बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, राज्यसभा की, राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर कमल का फूल है, यानी कि लोटस, पीकॉक पीकॉक यहाँ के क्या हो गया? मोर हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोटस क्या हो गया? कमल का फूल किसका प्रतीक हो गया? तो ये हो गया राज्यसभा का प्रतीक हो गया और 348 48 348 सीटें जो एमपी यहाँ पर क्या है? बैठ सकते हैं राज्यसभा के अंदर, इतनी बड़ी यहाँ पर सीट है। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल हॉल की, सेंट्रल हॉल, यहाँ पर जो सेंट्रल हॉल बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग संयुक्त बैठक कर सकते हैं इन दोनों की, तो यहाँ पर जो सीटों की जो संख्या है, वो कितनी बनाई गई है? तो सेंट्रल हॉल के अंदर जो सीटों की जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों, वो कितनी बनाई गई है? 1272 सीट। 1200 1272 सीट यहाँ पर बनाई गई हैं। इसका जो क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर। 14,500 वर्ग मीटर के अंदर है इसका क्षेत्रफल। इसके अंदर जो खर्च है वो कितना हुआ? मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर 970 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अगर मैं बात करूँ ये प्रोजेक्ट कौन-सा है? किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? ये प्रोजेक्ट विस्टा सेंट्रल प्रोजेक्ट। विस्टा सेंट्रल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो नया संसद भवन है। कौन-सा? विस्टा सेंट्रल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये भी पॉइंट आप लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये थोड़ा-सा चेंज कर देना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ का है। उसमें से नए संसद भवन जो 970 करोड़ का बना है, ये उसमें से एक हिस्सा है। इसके अलावा भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आपकी इंडिया गेट है, वहाँ से साढ़े 3 किलोमीटर का जो रोड का जो साइज़ है, वहाँ पर और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन है, उसके राष्ट्रपति भवन, इस नया संसद भवन, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर इसके शामिल है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है कौन-सा? 970 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएँगे। ये भी पॉइंट आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्या बात करूँ मैं इसके अंदर, यहाँ पर एक और काम किया गया है, उस काम को ध्यान से समझिए। इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर इसके जो उद्घाटन है, ₹75 का, ₹75 का स्मारक सिक्का, ये स्मारक सिक्का जारी किया गया। जारी। इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों ये लगभग कितने वज़न का है मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं बात करूँ सीता, जो आपका जो सिक्का है, जो ₹75 का जो सिक्का है, इसके अंदर ये 35 ग्राम का है। 35 ग्राम का है, इसमें से साढ़े 17 ग्राम 17.5 ग्राम क्या है? सिल्वर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 50% क्या है? चाँदी है, चाँदी है, यानी कि सिल्वर है। इसके अलावा 40% इसके अंदर कॉपर है। इसके अंदर 5% निकल है, 5% निकल है और 5% इसके अंदर जिंक है। ये भी पॉइंट आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। ये जो ₹75 का जो स्मारक सिक्का है, ये चलन के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई इसको खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। इसके अंदर 50% चांदी है और 40% इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या है? कॉपर है, 5% निकल है और 5% ही इसके अंदर जिंक है। ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 75 ग्राम का। इसके अंदर एक जो इसका वज़न है वो कितना है? तो 35 ग्राम का इसका वज़न है और इसके अंदर 50% वो क्या है? तो चाँदी है, 40% कॉपर है, 5% निकल है और 5% ही जिंक है, यानी कि 4 मिश्र धातुओं का ये सिक्का है। इस पॉइंट को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इस सिक्के पर क्या-क्या अंकित है, आप ध्यान रखा इस सिक्के पर, ये नया संसद भवन है यहाँ पर, नया संसद भवन है। इसके अलावा अ, भारत का चिन्ह है, इसके बाद ₹75 इंडिया और भारत यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी ध्यान रखना, संसद संकुल यहाँ पर इसके ऊपर वाली साइड के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में देख सकते हैं। ये है सेंट्रल बम। इसके अलावा कल का दिन यानी 28 मई 2023, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? 28 मई का दिन और क्या दिवस था? ये वीर सावरकर साहब हैं। कौन है? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर। इनके बारे में भी लिख लीजिए क्योंकि ये दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 28 मई को हम लोग वीर सावरकर वीर सावरकर की जयंती भी मनाते हैं। वीर सावरकर कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, ये हैं वीर सावरकर क्रांतिकारी, जिनके ऊपर कौन-सा केस चला था? अ, नासिक षड्यंत्र केस चला। नासिक षड्यंत्र केस जैक्सन की हत्या के आरोप में। किसकी? जैक्सन की हत्या के आरोप में नासिक षड्यंत्र के 1911 के अंदर चला था। नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस। ये नासिक षड्यंत्र केस 1911 के अंदर हुआ था। नासिक षड्यंत्र केस 1911 के अंदर हुआ था और मेरे प्यारे साथियों 1911 के अंदर नासिक षड्यंत्र केस हुआ। 1911 के अंदर नासिक षड्यंत्र केस हुआ था और इनको किसकी हत्या में? जैक्सन की हत्या। जैक्सन की हत्या में। यहाँ पर जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। इनके आरोप में इसके ऊपर नासिक षड्यंत्र केस हुआ और इनको सेल्यूलर जेल के अंदर भेजा गया था। ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। इनको काला पानी की सजा दी गई। वीर क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में ध्यान रखना। इनकी जयंती मनाते हैं हम लोग 28 मई को। अगर इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 28 मई 1853 के अंदर, 1883 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब? 28 मई 1883 के अंदर इनका जन्म हुआ था। नासिक मुंबई के अंदर इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? नासिक। नासिक बम्बई जिसको पहले कहते थे, बम्बई के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये पॉइंट आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में भी ध्यान रखना।
चलिए, ये है आपका नया संसद भवन, ये है आपकी लोकसभा। कौन-सी सभा? ये है आपकी लोकसभा, इसके अंदर मयूर इसका क्या है साथियों प्रतीक चिन्ह है। ये है आपका राज्यसभा और राज्यसभा के अंदर लोटस यानी कि आप बोले तो कमल का फूल इसका प्रतीक चिन्ह है। अब भी पॉइंट आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ नया जो संसद भवन है, जो पुराना वाला था गोलाकार था, नया वाला त्रिभुजाकार है, ठीक है? और क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग ये 64,500 वर्ग मीटर का है नया वाला संसद भवन और पुराना वाला 47,500 वर्ग मीटर का था। पुराना वाला संसद भवन वो पुरानी पद्धति के आज 100 वर्ष पुराना था, यानी कि 1927 के अंदर 1927 के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। और नए इसका निर्माण हुआ 970 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हुए नए वाले में, पुराने वाले में 83 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हुए थे। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। बैठने की जो क्षमता है लोकसभा के अंदर जो पुराना वाला है उसके अंदर 550 जो हमारे जो सांसद है वो बैठ सकते हैं, लेकिन नया वाला है 888 इसके अंदर बैठ सकते हैं। और बैठने की जो क्षमता राज्यसभा की बात करूँ तो यहाँ पर 250 जो सांसद हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन नए वाले में 384 बैठ सकते हैं। मैंने पीछे कुछ गलत लिखा था। चलिए, पहले उसको सुधार लेते हैं। 384 348 नहीं एमपी, यहाँ पर कितने 384 एमपी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, और बैठने के सेंट्रल हॉल की बात करूँ तो यहाँ पर 440 यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है उसके लिए हमारे पास में बड़ा हॉल भी नहीं था, यानी पूरे व्यक्ति बैठ भी नहीं पाते, लेकिन अब जो हॉल है काफ़ी बड़ा बनाया है। 1272 व्यक्ति यहाँ पर इसके अंदर संयुक्त बैठक के अंदर बैठ सकते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पर सिंगोल के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो सिंगोल क्या है? मेरे प्यारे साथियों जो सिंगोल ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। क्या है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सिंगोल। सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है कौन-सा? सिंगोल। इसको अगर मैं दूसरा नाम अगर मैं दूँ, सिंगोल को मैं क्या कह सकता हूँ? सिंगोल का दूसरा नाम है राजदंड। राजदंड भी कहते हैं। अब इसका हिस्ट्री जान लेते हैं सबसे पहले। ये सिंगोल के बारे में फिर चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हिस्ट्री बात करते हैं कि जिस समय हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था 1947 के अंदर, अगस्त 1947 का जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा, उस समय अंतिम जो हमारे गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, क्या नाम आता है? माउंटबेटन के बारे में, तो माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम जो सत्ता हस्तांतरण करें इसको हम लोग किस प्रकार से इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रहेगा कि हाथ मिलाकर के हम लोग सत्ता हस्तांतरण करेंगे, गले मिलकर के करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। तो ये बात जब उन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में इतना बड़ा कोई नॉलेज पारंपरिक जो नॉलेज नहीं था, वे सी राजगोपालाचारी के पास में गए। किसके पास में? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के पास में गए, जिनको क्या है इतिहास और अपनी परंपराओं का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। उन्होंने कहा कि हम इस सत्ता हस्ताक्षरण के अंदर क्या लेंगे, इस सिंबल को क्या है यानी कि सिंबल को क्या करेंगे, प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करेंगे, यानी कि सिंबल लेंगे। तो पहले ये सिंबल किसको दिया गया था? माउंटबेटन को दिया गया था, फिर माउंटबेटन ने इसको किसे दिया गया था? तो ये वापस किसको दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ा था? ये इलाहाबाद संग्रहालय। इसको इलाहाबाद संग्रहालय के अंदर रख दिया गया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये पहली बार किसे दिया गया था? पहली बार जवाहरलाल जवाहरलाल जेएल नेहरू को किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू को किसने दिया था? तो माउंटबेटन ने दिया था। माउंटबेटन माउंटबेटन ने किसको दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। 1947 के अंदर दिया था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इनके पीछे का जो इतिहास है वो क्या बताते हैं? इनके पीछे का इतिहास है कि महाभारत के अंदर भी इसका इतिहास है और महाभारत के अंदर कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जब
भीष्म पितामह से पूछा गया था इस सिंगोल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिंगोल सिंगोल एक जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह है और ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से चला आ रहा है। इसके ऊपर जो बैठा हुआ ये नंदी है, ये नंदी ये किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। नंदी न्याय का प्रतीक है। इसके ऊपर जो बैठा नंदी नंदी जिसको हम लोग बैल कहते हैं, ये बैल किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। न्याय का प्रतीक है। न्याय का क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये प्रतीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। न्याय का प्रतीक है कौन-सा? ये नंदी किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। नंदी के जस्ट नीचे ये जो गोलाकार जो भाग है, ये जो गोलाकार भाग है, इसके ऊपर कमल का फूल यानी कि लोटस है, कमल का फूल है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विराजमान है। कौन? माँ लक्ष्मी विराजमान है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। और इसके नीचे जो जस्ट है यहाँ पर बहुत सारे श्लोक हैं। यहाँ पर जो श्लोक लिखे हुए हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये श्लोक राजा को अपने कर्तव्यों के बारे में क्या करता है आग्रह करता है कि आपके कर्तव्य है सत्ता के अंदर क्या करना, लोगों की जो सेवा करना है आपका कर्तव्य है। और इसका जो पीछे वाली जो छड़ी है किसका प्रतीक है? यानी कि इसके अंदर जो राजा का कर्तव्य है धर्म को निभाना, अपने धर्म को निभाना, उसी प्रकार से प्रजा का भी कार्य है, वो अपने धर्म का क्या करे? कर्तव्यों का पालन करे, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। आप लोग इसके बारे में ये विशेष बातें ध्यान रखना है। ठीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सिंगोल राजदंड कहते हैं जिसको इलाहाबाद संग्रहालय के अंदर रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को ये पहली बार माउंटबेटन ने दिया 1947 के अंदर। नंदी बैल ये न्याय का प्रतीक है और यहाँ पर लोटस माँ लक्ष्मी का वीर निवास वहीं पर होगा जहाँ पर क्या है? न्याय होगा। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर राजा का क्या कर्तव्य है ये श्लोक इसके अंदर बताते हैं। पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं नए संसद भवन के बारे में। नया संसद भवन। नया संसद भवन इसकी स्थापना जो नींव है इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को क्या था? यानी कि 2020 के अंदर किया गया था, ठीक है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन इसका 28 मई 2023 को किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और आकार इसका त्रिभुजाकार है। इसका जो वास्तुकार है विमल पटेल है, टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डिजाइन इसका एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा इसकी डिजाइनिंग दी गई है और अब इसके लोकसभा को जो लोकसभा है इसके अंदर जो लोकसभा जो प्रतीक चिन्ह है मोर है, इसके अंदर 888 सीटें हैं बनाई गई हैं। राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल यानी कि लोटस है। 384 सीटें इसके अंदर उपलब्ध हैं और सेंट्रल हॉल जिसको हम लोग कहते हैं जो संयुक्त बैठक के लिए बैठाने के लिए 1272 इसके अंदर है सीटें हैं। ठीक है? क्षेत्रफल इसका 64,500 वर्ग मीटर के अंदर ये फैला हुआ है और इसका अंदर खर्च है जो 970 करोड़ रुपए है। पिछला वाला अगर मैं बात करूँ जो संसद भवन हमारा जो पुराना वाला संसद भवन है उसके अंदर 83 लाख रुपए वहां पर खर्च हुए थे। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उद्घाटन उद्घाटन पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। कितने रुपए का? 75 रुपए का स्मारक सिक्का यहाँ पर जारी किया जाता है। 75 रुपए का स्मारक सिक्का यहाँ पर जारी होता है। ये 35 ग्राम का है। उसके अंदर 17.5 ग्राम लगभग सिल्वर है, यानी कि 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है और 5% इसके अंदर निकल है और 5% ही क्या है मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर जिंक है। चलिए अगला पॉइंट है कि 28 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इस डे को ध्यान में रखते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी वीर सावरकर की जयंती है। वीर सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 के अंदर हुआ था, नासिक मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है? नासिक षड्यंत्र केस के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इनको जैक्सन की हत्या का आरोप के ऊपर इनको गिरफ्तार किया 1911 के अंदर। कब? 1911 के अंदर इसको नासिक षड्यंत्र केस लगा था और सेल्युलर जेल के अंदर इसको भेजा गया था और इनको काला पानी की सजा भी दी गई थी। ये भी पॉइंट आप लोग इस दिवस के बारे में ध्यान रखना है। चलिए, अगर नए संसद भवन ये आपका लोगों के सामने लोकसभा है जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मयूर है और जो आपकी राज्यसभा है इसके अंदर आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो लोटस है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पुराना वाला संसद भवन गोलाकार था, नया वाला संसद भवन त्रिभुजाकार है। पुराना वाला संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर के अंदर था, नया वाला 64,500 वर्ग मीटर के अंदर है। पुराने वाले के अंदर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और 6 वर्षों के अंदर ये बना था। 1921 से 1927 का बना था, लेकिन नया वाला संसद भवन 970 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं और ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। लोकसभा के अंदर बैठने की जो सुविधा है वो जो पुराने वाले के अंदर 550 सीटें हैं, लेकिन नया वाला जो संसद भवन बना है 888 है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। बैठने की क्षमता राज्यसभा के अंदर 250 है और लोकसभा की राज्यसभा के अंदर 384 वर्तमान में है। और जो सेंट्रल हॉल यहाँ पर बनाया गया है 440 है, लेकिन यहाँ पर नए वाले में
1272 यहाँ पर सेंट्रल हॉल के अंदर संसद भवन के बैठने की सीटें हैं। पॉइंट आप लोगों को ये सारे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंगोल दिया गया है, सिंगोल यहाँ पर स्थापित होगा, कहाँ पर होगा? ये लोकसभा स्पीकर के पास में होगा। कहाँ पर? लोकसभा स्पीकर के पास स्थापित होगा। ये लोकसभा स्पीकर के पास में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों स्थापित होगा। इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, सिंगोल ये राजदंड सिंगोल या फिर इसको राजदंड करते हैं, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने दिया था 1947 के अंदर। नंदी इसका ऊपर सबसे ऊपर जो नंदी बैठा हुआ है, ये न्याय का प्रतीक है। इसके ऊपर जो बीच वाला ये गोल वाला हिस्सा है, इसके ऊपर कमल के फूल पर माँ लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। जो धन सामर्थ्य जहाँ पर न्याय होगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी होगी, समृद्धि होगी, विकास होगा। और इसके नीचे वाले हीरे के अंदर यहाँ पर श्लोक लिखे हुए राजा के जो कर्तव्य होते हैं धर्म को निभाने के, वो लिखे हुए हैं इसके ऊपर। ये और इसकी जो छड़ी है, इसके अंदर ये प्रेरणा देता है कि इसके अंदर राजा अपने कर्तव्य निभाए, उसके साथ-साथ में जो अपनी प्रजा है, वो भी अपने कर्तव्यों को निभाने का यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है, इसकी लंबी छड़ी। ठीक है? इसको इलाहाबाद पर संग्रहालय के अंदर रखा गया था, ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। अब ये कहाँ पर रखा जाएगा? अब लोकसभा स्पीकर के पास में इसको स्थापित किया जाएगा, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स थे आपके नए संसद भवन के अंदर। मेरे प्यारे साथियों इसकी अगर आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर से आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हर रोज़ हमारी जो क्लास है 7:15 बजे होती है, आप लोग हमारे साथ में 7:15 बजे कर जुड़ सकते हैं। चलिए, ताप्ती भूमि बंदरगाह कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये मेघालय के अंदर। और ये मेघालय के अंदर भारत और बांग्लादेश के अंदर क्या हो गई? इसके अंदर व्यापार को बढ़ावा देगी। मेघालय के अंदर दाब की भूमि बंदरगाह की स्थापना की जाएगी। बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पे हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ। यानी एक नकली युद्ध अभ्यास था। क्या ऐसा था? नकली युद्ध अभ्यास था। केरल शील्ड पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है आपके असगर को, क्या नाम है? फातिमा असगर। इनको मिला है केरल शील्ड पुरस्कार। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, केरल शील्ड पुरस्कार। चलिए, फातिमा असगर को कौन-सा पुरस्कार मिलता है? फातिमा असगर। फातिमा असगर को केरल शील्ड पुरस्कार मिलता है। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? वो मिले हैं आपके राजस्थान के अंदर। राजस्थान के नागौर के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को क्या मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजन हुआ? कतर, दोहा के अंदर। कतर, दोहा के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? अगर मैं बात करूँ एक एंटी जो वायरल पिल है, इनकी जो दवाई है, ये टैबलेट है, क्या है? एंटी वायरल इस एंटीवायरल पिल का जो नाम है वो क्या है? पहली बात तो ये है पैक्सलोविड। क्या नाम है इसका? पैक्सलोविड। क्या नाम है? पैक्सलोविड इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों। पैक्सलोविड क्या है? एक टैबलेट है और एक ऐसी एंटी वायरल क्या है? एंटी वायरल पिल है, इनकी कोविड को बचाने का काम करेगी। क्या है? कोविड 19 कोविड 19 को बीमारी से रोकने का जो कार्य है इसके द्वारा किया जाएगा। और इसका जो निर्माण है फाइजर कंपनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? फाइजर कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फाइजर कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर मैं बात करूं सीरम इंस्टीट्यूट, इसके बारे में, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? ये पुणे के अंदर स्थित है। और इसके द्वारा कोविशील्ड, कोरोना की जो कोविशील्ड वैक्सीन है किसके द्वारा बनाई? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और भारत बायोटेक कहां पर है? ये हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर स्थित है। कोवैक्सीन ये इन्होंने बनाई, कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी। हमारा जो आंसर है फाइजर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये के शैलजा के द्वारा।
के शैलजा के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है आपके योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा इंडो थाई कॉर्पोरेट किसके मध्य होता है? ये भारत और थाईलैंड के मध्य। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ये अंडमान सागर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। स्टेट बायो रोबोटिक्स को फ्रेमवर्क ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कि रोबोटिक्स को यहाँ पर क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को विशेष रूप से क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना। सी हैरियर संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका क्या है? उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। सी हैरियर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? अगर मैं बात करूं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये परवलयाकार रास्ता यानी कि पथ को निर्धारित करती है। यानी कि जैसे परवलयाकार का मतलब यहाँ से अगर इसको छोड़ोगे तो ये दुश्मन तक इस प्रकार से पहुंचेगी, यानी कि परवलयाकार होती है। इसके अलावा एक और होती है, ये तो थी बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन ये सतह पर पृथ्वी के सतह पर सीधी किया जाती है और अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करने का जो कार्य है इसके द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बैलिस्टिक मिसाइल ये रडार के द्वारा डिटेक्ट भी की जा सकती है, रडार के द्वारा पकड़ में आ सकती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल कम दूरी के लिए होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी के लिए होती है। इसके द्वारा रडार के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इनकी रडार के द्वारा इसको पकड़ा जा सकता है और रास्ते में इसको खत्म किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। ये पॉइंट आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करें तो खैबर जो बैलिस्टिक मिसाइल है, खैबर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये ईरान के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? ईरान के द्वारा। तो किसके द्वारा? ईरान इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो गया। खैबर जो परीक्षण है किसके द्वारा किया गया? मिसाइल खैबर मिसाइल का जो सफल परीक्षण मिसाइल खैबर मिसाइल का जो सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। तेहरान इसकी राजधानी है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के अंदर ही हम लोगों ने कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया है? तो चाबहार बंदरगाह हम लोग कहाँ पर निर्माण कर रहे हैं? तो ईरान के अंदर। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत कर रहा है। भारत करना कहाँ पर? ईरान के अंदर। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है। खैबर मिसाइल तो ईरान के द्वारा या तेहरान इसकी राजधानी है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यह है खैबर मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? ये खैबर मिसाइल है। खैबर। ये भी ध्यान रखना इसका जो पथ होता है कैसा होता है? परवलयाकार। परवलयाकार इसका पथ होता है। ये ध्यान रखना। ये रडार के द्वारा डिटेक्ट होती है। रडार के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है, यानी कि रास्ते में ही इसको खत्म किया जा सकता है। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। खैबर तो ईरान है इसका सही जवाब। 100 दिन 100 भुगतान अभियान ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ये आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई है। आरबीआई के द्वारा। और इसके बारे में बताऊं तो ये लावारिस जमा के बारे में बात है। लावारिस लावारिस जमा लावारिस जमा का मतलब हुआ पिछले 10 साल के अंदर ना तो इस किसी खाते के अंदर पैसे जमा हुए, ना ही इसके अंदर से निकाले गए, उसको कहते हैं लावारिस जमा 10 वर्षों के अंदर, ठीक है? उसको तो लावारिस जमा ये आरबीआई के द्वारा इसकी क्या है अभियान शुरू किया गया है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक ये कार्यक्रम कहाँ पे शुरुआत की गई है? ये है आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। आरएलवी लक्ष्य क्या है? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लक्ष्य की शुरुआत यानी कि इसको कहाँ पर? तो ये इसका जो ट्रायल है, अगर मैं बात करूँ इसका जो ट्रायल है कहाँ पर किया गया था? चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर इसका ट्रायल किया गया था। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोगों ने मंगलयान सेकंड भेजा था, मंगलयान सेकंड वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं और ये क्या करेगा? सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका जो हमने जो
डेमो है कहाँ पर किया था, चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर किया था और हमने इसको कहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से हम लोगों ने छोड़ करके देखा, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो गई थी। पॉइंट ध्यान रखना। ऑपरेशन समुद्रगुप्त कहाँ पर चलाया था? ये नेशनल नारकोटिक्स नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी नेशनल कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर मैं इसकी बात करूं और हमारी जो नौसेना है इनके द्वारा जो समुद्र के रास्ते इनकी समुद्र के रास्ते समुद्र के रास्ते जो मादक पदार्थ इसकी जो तस्करी है इसको रोकना तस्करी को रोकना इसकी जो तस्करी है इसको रोकना इसका टारगेट है ली लिगा जो खिताब है किसे मिला बार्सिलोना को ली लिगा खिताब मिला 2023 का इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या है समर्थ अभियान का मकसद बताइए जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया समर्थ मेरे प्यारे साथियों क्या बात कर रही हैं समर्थ के बारे में समर्थ जो अभियान है समर्थ जो अभियान है इसका मतलब क्या है तो समर्थ अभियान का मतलब है ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना क्या करना है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इना इनका जो मकसद है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना ग्रामीण स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसकी जो शुरुआत है कितनी लगभग 5000 ग्राम पंचायतों के अंदर 5000 ग्राम पंचायतों के अंदर इसकी जो शुरुआत की जाएगी और इसकी जो शुरुआत है कहां से हुई है इसकी जो शुरुआत है इसकी जो शुरुआत मेरे प्यारे साथियों लखनऊ से की गई है इनकी जो शुरुआत है वो लखनऊ से की गई है ये भी पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड है और ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन के हमारे जो मंत्री है कौन है गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री ग्रामीण ग्राम पंचायती राज मंत्री ग्राम पंचायत जो राज्य मंत्री है कौन है गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह के द्वारा इसका क्या है किया जाता है उद्घाटन किया जाता है इसका उद्घाटन किया जाता है इसके साथ में लखनऊ का यूपी के अंदर हुआ तो इसके अंदर योगी आदित्यनाथ वगैरह भी शामिल थे ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं ये समर्थ क्या इसकी शुरुआत की गई है ग्रामीण के अंदर क्या है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये है आपके गिरिराज सिंह जो ग्रामीण पंचायती राज के क्या है साथियों मंत्री है ये योगी आदित्यनाथ बैठे हैं आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में भी चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं जेसिका अर्डन की जगह बने हैं जेसिका अर्डन का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले जेसिका अर्डन की जगह बने हैं तो ये कौन बने हैं क्रिस क्या नाम है क्रिस हॉपकिंस क्रिस हॉपकिंस इसका नाम है ये भी पॉइंट आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना क्रिस हॉपकिंस इसका नाम है एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर कहां पर लगेगा ये देवस्थल देवस्थल उत्तराखंड के अंदर इसकी स्थापना होगी ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना भारत भारत का पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है वो कहां पर स्थापित होगा ये जामनगर सॉरी जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना होगी ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल जो डिवाइस है जो आपको मात्र 15 सेकंड से अंदर आपको बता देगा दूध के अंदर मिलावट है या फिर नहीं है तो ये किसके द्वारा
बनाया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का निर्माण। पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित होगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर इसका स्थापना होगी। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया है? हाल ही में भारतीय सेना की सप्त कमांड सप्त शक्ति जो कमांड ने सुदर्शन शक्ति का अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है? मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बताऊं आपको, सप्त शक्ति कमांड, सप्त शक्ति जो कमांड है, ये जो सप्त शक्ति जो कमांड है, इनके द्वारा अभी जो अभ्यास है इनका सुदर्शन सुदर्शन शक्ति अभ्यास, सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023, इसका जो आयोजन है, इनका जो आयोजन है कहां पर किया गया है? ये किया गया है मेरे प्यारे साथियों कहां पर? पश्चिमी सीमा पर। पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा हमारे साथ में किसकी लगती है? तो हमारी जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के लगती है, किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। रेड क्लिफ रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, 1070 किलोमीटर की जो सीमा लगभग हमारे पाकिस्तान के साथ में लगती है राजस्थान की। और इसका जो आयोजन है कहां पर किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये राजस्थान हो जाएगा पश्चिमी सीमा। इसके अलावा आयोजन ये राजस्थान है, राजस्थान और पंजाब के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान और पंजाब के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यानी कि युद्ध के अंदर किस प्रकार से क्या है, इसके अंदर सफलता हासिल की जाए, इसके अंदर रसद सामग्री है वो किस प्रकार से भेजी जाए, ये तमाम चीजें यहाँ पर की गई थी। भारतीय सेना पश्चिमी सीमा राजस्थान, दुश्मन के सभी क्षेत्रों में युद्ध शक्ति, युद्ध समर्थन और रसद जो सामग्री है उसका जो समर्थन है वो किस प्रकार से किया जाए, ये सप्त शक्ति कमांड का जो आयोजन था। किसका? कौन सी कमांड के द्वारा यह कार्य किया गया था? ये कौन सी कमांड के द्वारा अभ्यास किया गया था? सप्त शक्ति कमांड के द्वारा सुदर्शन सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 आयोजन पश्चिमी सीमा राजस्थान और पंजाब के अंदर। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किसके द्वारा शुरुआत की गई है? उत्तराखंड के अंदर। इसके अंदर 25,000 रुपए का जो आपका हेल्थ जो बीमा है इसके अंदर बनाया जाएगा। ऑपरेशन करुणा हम लोगों ने कहां पर चलाया? ये हम लोगों ने चलाया म्यांमार के अंदर। कहां पर चलाया है? म्यांमार के अंदर। ऑपरेशन कावेरी हम लोगों ने कहां पर चलाया था? सूडान के अंदर। सूडान के अंदर गृह युद्ध, वहां पर जो वहां की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के मध्य लड़ाई के बीच में हम लोगों ने सूडान के अंदर ऑपरेशन कावेरी हम लोगों ने चलाया। ऑपरेशन दोस्तों हम लोगों ने चलाया तुर्की तुर्की और सीरिया के अंदर। तुर्की और सीरिया के अंदर हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने कहां पर चलाया? ये यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है इस समय, ये समय हम लोगों ने यूक्रेन के अंदर कौन सा ऑपरेशन गंगा चलाया। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति हम लोगों ने चलाया था अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर तालिबानियों का वहां पर अधिकार कर लिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर उस समय, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। हाल ही में सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? अगर मैं बात करूं सीबीडीसी, इसके बारे में बात करते हैं। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, इसका नाम होगा सेंट्रल सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आप लोगों ने नाम सुना हुआ है बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है बिटकॉइन वगैरह, उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसको कहते हैं ई रुपया। ई रुपया कहते हैं जिसको, क्या कहता है? ई रुपया कहते हैं हम लोग, ई रुपया कहते हैं जिसको हम लोग, ई रुपया कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जो आपकी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो ई करेंसी है, आपकी ई रुपया है, इसके ऊपर जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण कौन करेगी? आरबीआई करेगी। कौन करेगी? इसका ऊपर जो नियंत्रण है किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। और जो पहली नगर निगम है जिसके अंदर इसकी शुरुआत की गई है, तो पहली नगर निगम बनी है पटना नगर निगम। कौन सी? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम के द्वारा इसकी क्या है? शुरुआत की गई है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो शुरुआत कहां से होती है? किस नगर निगम से? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम के अंदर वाल्मीकि
पटना नगर निगम यानी कि जो मौर्य परिसर है, कौन-सी? मौर्य परिसर। मौर्य परिसर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। मौर्य परिसर के अंदर क्या है इसकी शुरुआत कर दी गई है। मौर्य लोक परिसर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मौर्य लोक परिसर। मौर्य लोक परिसर के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना पटना नगर निगम के द्वारा। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। इसके अलावा बिहार के जो मुख्यमंत्री है, वे हैं नीतीश कुमार। अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है मेरे प्यारे साथियों वहाँ पर जो राज्यपाल है, वो है आपके राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 40 है और विधानसभा राज्यसभा सीटें यहाँ के 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद की जो सीटों की संख्या यहाँ पर 75 है। ये भी पॉइंट आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर आयोजित हो रही हैं? ये हो रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 4000 खिलाड़ी 207 यहाँ पर यूनिवर्सिटी जिसके अंदर भाग ले रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है? रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर इसका निर्माण हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन-सा है? तो रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व और ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी पॉइंट आप लोगों को अंदर इसका ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में टीना टर्नर का जो निधन हुआ है, वो कौन थी? टीना टर्नर। टीना टर्नर इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये एक संगीतकार थी। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जन्म हुआ था। इनका टीना टर्नर इसका जो दूसरा नाम है, वो क्या है मेरे प्यारे से क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। इसको कहते हैं क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल ये एक संगीतकार है। ये कौन सी संगीतकार थी? इनका जो इनकी जो मृत्यु हुई है 83 वर्ष की अवस्था के अंदर वर्ष की अवस्था के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। इनके बारे में एक सबसे बात क्या खास है? इनके पास में सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार, इनके द्वारा 12 ग्रैमी पुरस्कार जीते गए हैं। इनके द्वारा 12 ग्रैमी पुरस्कार। इसके लिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 83 वर्ष की अवस्था के अंदर इसका निधन हुआ है। क्या हुआ है इनका? निधन हुआ है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसको क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल भी कहते हैं, संगीतकार हैं और 12 ग्रैमी पुरस्कार इनके नाम है। ये भी पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना। गायिका है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये है रॉक एंड रोल क्वीन, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल कौन है? टीना टर्नर है। क्या नाम है इसका? टीना टर्नर है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान चैट जीपीटी किसका है? ये ओपन एआई का है और इसके अंदर किसने सहयोग किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर सहयोग किया। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन है यूट्यूब के नए सीईओ। रणजी ट्रॉफी 2023 रणजी ट्रॉफी 2023 के अंदर कौन विजेता रहा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। रणजी ट्रॉफी के अंदर विजेता कौन रहा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जल्दी से रणजी ट्रॉफी के बारे में बताइए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम इसके नए सीईओ हैं। जल्दी से बताइए हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर दो फीफा का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? जो बॉलीवुड का जो फीफा हुआ है, बॉलीवुड का जो ऑस्कर जिसको हम लोग आईफा अवार्ड कहते हैं, आईफा इंटरनेशनल
आईफा अवार्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में चर्चा करते हैं? आईफा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। आईफा अवार्ड आईफा अवार्ड इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ। आईफा अवार्ड ये 23rd नंबर का था। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। 23rd नंबर का आईफा अवार्ड है। इसका आयोजन अबू धाबी के अंदर हुआ, यूएई के अंदर हुआ। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंदर जो बेस्ट पिक्चर है, बेस्ट फ़िल्म वो कौन-सी है इसके अंदर? तो बेस्ट फ़िल्म है आपकी बेस्ट फ़िल्म का जो अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया इसके अंदर? बेस्ट फ़िल्म का जो अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया? दृश्यम 2 के द्वारा। दृश्यम 2 के द्वारा ये बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड जीता गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसके द्वारा जीता जाता है? वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिलता है। ऋतिक रोशन का बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिलता है। कौन-सी फ़िल्म? तो रो तो बेस्ट फ़िल्म की कौन-सी? विक्रम वेधा। कौन-सी? विक्रम वेधा। कौन-सी फ़िल्म? विक्रम वेधा के लिए इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस का किसको? तो ये है आपकी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को मिलता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। किसको? बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी फ़िल्म के लिए मिलता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ऋतिक रोशन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये किसे मिलता है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट फ़िल्म कौन-सी थी इसके अंदर? तो दृश्यम 2 थी। कौन-सी थी? दृश्यम 2 अजय देवगन की ये फ़िल्म है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? 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 जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में बताइए। आर माधवन को मिला। किसे मिला? आर माधवन। आर माधवन को मिला। किसे मिला? आर माधवन को मिला। कौन-सी फ़िल्म? रॉकेटरी। रॉकेटरी फ़िल्म के लिए इसको अवार्ड मिला था। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर क्या ध्यान रखना? इसको होस्ट किसने किया था? इसका होस्ट किसके द्वारा किया गया था मेरे प्यारे साथियों? तो इसके अंदर विक्की कौशल विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन के द्वारा। अभिषेक बच्चन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को विशेष रूप से क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के पास में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य का जंगली सफारी का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। और इसका अगर बात करूँ जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? तो ये है आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, पॉइंट ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन-सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी वो तैयार करने वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर पहला अर्बन क्लाइमेट फ़िल्म महोत्सव का जो आयोजन है, वो किया गया है? तो अर्बन फ़िल्म फेस्टिवल का जो आयोजन कोलकाता के अंदर किया गया है। पॉइंट ध्यान रखना है। फिर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर किस फाइटर जेट को रात में लैंडिंग की गई है? तो मिग-21 के मिग-21 के की इसकी लैंडिंग की गई है। ये भी पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना। चलिए, हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुःख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसके द्वारा? तो भा इसके अंदर ज़िम्बाब्वे ने पहला स्थान किया और भारत का जो स्थान है, इसके अंदर 103वां स्थान है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना।
103वां स्थान है। हाल ही में प्लेटफ़ॉर्म जनरेटिव एआई टोपाज़ को किसने लॉन्च किया है? मेरे प्यारे साथियों, जो टोपाज़ है, ये किसके द्वारा इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन प्रयोगदारी पहल का प्रारंभ किया गया है? तो ये शासन आपके द्वार महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया गया है, एकनाथ शिंदे की सरकार के द्वारा। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन-सा स्थान मिला है? तो 75वां स्थान मिला, 75वां स्थान मिला। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल में रियलमी ने किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना है, वो बनाए हैं आपके शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे लोकगीत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस नाम से स्थापित हुआ? तो ये हुआ है श्री रामचरितमानस। ये जो श्री रामचरितमानस है, ये अवधी भाषा के अंदर अवधी भाषा के अंदर गाया गया अवधी भाषा के अंदर गाया गया था और इसके अंदर कितने समय में गाया गया, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अवधी भाषा के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 138 घंटे के अंदर 138 घंटे के अंदर इसको गाया गया था और ये किसके द्वारा गाया गया है? ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। गीतकार कौन है इसके? जगदीश पिल्लई, डॉक्टर जगदीश जगदीश पिल्लई, इनके बारे में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अवधी भाषा 148 घंटे डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई, यानी कि इसके द्वारा गाया गया था रामचरितमानस 138 घंटे लगातार। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा हमने हनुमान चालीसा बता के दिया था, इसके बारे में ध्यान रामचरितमानस, अवधी भाषा 148 घंटे डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा ये गाया गया है। इसके रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? जो जगदीश पिल्लई के बारे में। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में आपको पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है। मिलेगा अगली क्लास के अंदर, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।